बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 34 और टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू CFGs। CFG का मतलब है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। तो सबसे पहले तो ये कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है क्या और ग्रामर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अभी किस तनाजुर में हम उसको देख रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी बेस आपकी मैं बनाता चलूँ ताकि आप लोगों को चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। हमने अभी तक पढ़ा कि लैंग्वेजेस के सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट के अलावा, कि जी कुछ लैंग्वेजेस रेगुलर हैं और कुछ नॉन रेगुलर हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस वो हैं जो कि जितनी फाइनाइट लैंग्वेजेस हैं वो तो सब रेगुलर हैं। कुछ इनफाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर हैं और बाकी सारी इनफाइनाइट लैंग्वेजेस नॉन रेगुलर हैं। अच्छा, ये तो एक तरह का था इनका रिलेशन, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। हम अब एक और तरीके से लैंग्वेजेस को डिफाइन करना चाह रहे हैं और वो ये मेथड है। ये जो ब्लू स्पॉट आपको नज़र आ रहा है ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, और इस ब्लू स्पॉट के अलावा जो बाकी तीन लैंग्वेजेस आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं और रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस हैं, ये वाला पोर्शन रेगुलर लैंग्वेजेस के अलावा वाला ये सब नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में आता है। लेकिन यहाँ एक गलती बच्चे करते हैं, वो ये ना समझिएगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस सारी की सारी नॉन रेगुलर हैं या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस नॉन रेगुलर हैं या रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस नॉन रेगुलर हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर तो ये जो रिलेशन है ये डिसजॉइंट सेट का है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखें, जितनी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं ग्रीन सर्कल, वो सुपर सेट है रेगुलर लैंग्वेजेस का। यानी रेगुलर लैंग्वेजेस तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं ही हैं, इनके अलावा कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं। और फिर हम इससे भी बाहर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जिसमें कुछ नॉन रेगुलर थी और कुछ रेगुलर थी, इनके अलावा जो कुछ और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस सुपर सेट है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस सुपर सेट है रेगुलर लैंग्वेज का। इसी तरह रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस जो हैं ये एक सुपर सेट है, इसके अंदर कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, और ये जो ब्लू स्पॉट ये भी चूँकि इसका सबसेट है, इसका मतलब इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन रेगुलर लैंग्वेजेस का भी है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज का सेट चूँकि बहुत बड़ा है तो ये सारी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस है। नहीं, इसमें रेगुलर नॉन रेगुलर दोनों आ जाती, बस ये कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज के अलावा जो बाकी का पोर्शन बचेगा तो वो हमारे पास नॉन रेगुलर होगा। तो यहाँ ये जो रिलेशन है ये सुपर सेट और सबसेट का रिलेशनशिप है, तो यहाँ अच्छी तरह से चीज़ समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है जो रिलेशन है ये डिसजॉइंट सेट का, अगर हम यहाँ पे उसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि ये ब्लू पोर्शन जो है ये हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, और ब्लू के अलावा जो बाकी तीन कलर्स हैं ये सारे के सारे नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, ब्लू कलर वाला पोर्शन निकाल कर, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। ये मैं आगे इंशाल्लाह ताला हम इनको पढ़ेंगे। आज हमने इससे पहले आज तक रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ी और आगे इंशाल्लाह ताला हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, और हमारे जो आखिरी एक दो टॉपिक्स होंगे वो हमारे पास सबसे जो लास्ट पोर्शन है उसके बारे में होंगे। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को हम बहुत थोड़ा सा छेड़ेंगे। चॉम्स्की हायरार्की की रूह से उसने इन लैंग्वेजेस को नाम दिया हुआ है। चॉम्स्की का नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि कंप्यूटर साइंसेज में बहुत ज़्यादा इसका नाम आता है, मैथमेटिशियन था। इसने ही कहा है कि लैंग्वेजेस की 4 टाइप्स हैं, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 0। टाइप 3 लैंग्वेज यानी वही जिनको हमने ये 4 नाम दिए हैं। अच्छा, मैं बार बार ये सारे नाम दोहरा नहीं सकता, तो जब हम CFL कहेंगे तो उससे हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा, ठीक है। इस तरह हम जब CSL कहेंगे तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगा एंड सो ऑन। तो जो हमारे पास टाइप 0 लैंग्वेज है ये वो लैंग्वेज है जिसके अंदर सब कुछ है, अनरिस्ट्रिक्टेड। इसको अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज भी कहते हैं।
उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाकर ये अंदर वाला सर्कल हमारे पास हासिल हो गया, जिसको हम कहते हैं टाइप 1 लैंग्वेज, ठीक है। और उसके अंदर मज़ीद रिस्ट्रिक्शन लगाकर हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हासिल होती हैं, और उसके अंदर मज़ीद रिस्ट्रिक्शन लगाकर हमें टाइप 3, जिसको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं, वो हासिल होती है। तो ये टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और इस तरह से सुपर सेट सबसेट की फॉर्म में उनकी रिप्रेजेंटेशन, यही चॉम्स्की हायरार्की है। उसने एक हायरार्कीज़ डिफाइन किया लैंग्वेजेस की, और हम भी उसी के मुताबिक ही चल रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी आपको मैं एग्जांपल्स दे दूं कि यही जो 4 टाइप्स है लैंग्वेजेस की, अभी तक हमने अगर कुछ एग्जांपल्स पढ़ी हैं तो उनमें से कौन सी एग्जांपल्स किस किस कैटेगरी की लैंग्वेज में फॉल करती हैं। तो आपको याद होगा हमने एक लैंग्वेज पढ़ी थी ए पावर एन। ए पावर एन का मतलब है कि ए पावर 0, ए पावर 1, ए पावर 2, यानी इसकी लैंग्वेज क्या होगी, 1 ए, 2 ए, इस तरह 3 ए, 4 ए, 5 ए, जितने भी, और में भी एम्प्टी, क्योंकि एन में भी 0। जब हम इसके अंदर एन की वैल्यू नहीं पुट करते तो इसका मतलब ये होता है कि एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0, 1, 2, 3 होल नंबर्स के लिए होता है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये रेगुलर लैंग्वेज है ए पावर एन, और इसको हम रेगुलर लैंग्वेज का मतलब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकती है। वो क्या होगी, ए स्टार। ए स्टार इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है, और इसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बन सकता है, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बन सकता है। तो ये इन शॉर्ट रेगुलर लैंग्वेज है। अच्छा, हमने कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ी थी, जिसमें से एक लैंग्वेज ये थी ANBN, जिसको हम पैलिंड्रोम भी कहते हैं। सॉरी, पैलिंड्रोम नहीं कहते इसको, पैलिंड्रोम तो और चीज़ है। इक्वल ऑर्डर्ड लैंग्वेज हमने इसको नाम दिया था। तो जितने ए हैं उसके बाद उतने ही बी होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी नहीं बना सकते, ठीक है, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी चाहिए होती है ये देखने के लिए कि जितने एन थे उतने ही बी होने चाहिए, यानी जितने ए थे उतने ही बी भी होने चाहिए। तो मेमोरी इन्वॉल्व होती है। तो आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा में सवाए इनपुट टैप के और की मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें मूरे मशीन और मेली मशीन की, तो उसके अंदर हमारे पास इनपुट टैप के अलावा एक आउटपुट टैप भी होती है, लेकिन कोई प्रोसेसिंग मेमोरी नहीं होती हमारे पास। तो हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है इस तरह की लैंग्वेजेस के अंदर, इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कहते हैं। तो एक मेमोरी, एक स्टैक हम इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, कभी कभी एक स्टैक से भी काम नहीं चलता है, और हमें एक के बजाय ज़्यादा चीज़ें सेव करनी पड़ जाती। जैसे यहाँ आपको जब बी रीड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ए कितने हैं, और उसके बाद जब सी रीड कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बी कितने थे या ए कितने थे। तो आपको 2 दफ़ा उस मेमोरी को एक्सेस करना है, ठीक है। एक ही मेमोरी हो या 2 दफ़ा उस मेमोरी को एक्सेस करना हो, बहरहाल जो भी है, ये CFL की रेंज से बाहर की चीज़ है। तो इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज की एक ही एग्जांपल है। और प्राइम नंबर की एग्जांपल आपने पढ़ी थी कि प्राइम लैंग्वेज ए पावर पी मीन्स प्राइम, तो वो हमारे पास बिल्कुल आउटर मोस्ट कैटेगरी में फॉल कर रही है, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल्स थी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो लैंग्वेज है सिर्फ नाम की हद तक नहीं, इनकी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी है। बाकी इनकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह ताला आइंदा लेक्चर्स में, और कुछ CFL की आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। अच्छा, अब देखें, ये तो होगी एग्जांपल, लैंग्वेज का नाम हो गया, उसकी एग्जांपल हो गई। अब हर लैंग्वेज को किसी ग्रामर की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है, तो वो कौन सी ग्रामर है, तो ये हम देख लेते हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस को हम रेगुलर ग्रामर के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए, रेगुलर ग्रामर अभी हमने पढ़ी नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ समथिंग एल्स, वो भी एक तरह की ग्रामर ही समझ ले, लेकिन वो प्योर ग्रामर नहीं है, ठीक है। वो तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन का एक स्टाइल है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। तो रेगुलर ग्रामर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन उससे पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे, और उस ग्रामर के अंदर पहले हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को डिफ़ाइन करती है, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम रेगुलर ग्रामर की तरफ वापस आएंगे। फिल वक्त हमारा मौजू आज के लेक्चर में यह रहेगा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर चाहिए आपको, इसके रूल्स अपने वक्त पे इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज में चूँकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो इसलिए उसको अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर कहते हैं,
इसमें सब कुछ आ जाता है, सारी की सारी, क्योंकि ये सब का सुपर सेट है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो होगी सबकी ग्रामर्स, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अब इन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए कोई मशीन भी है कि नहीं, ठीक है। देखो हमने कई एक्सपेक्ट्स इन लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। पहले मैंने बताया लैंग्वेजेस का नाम क्या है, इस लैंग्वेज में कोई एग्जांपल दे दूँ मैं आपको, फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दी, उसके बाद मैंने ये बताया कि इन चारों को किसी ग्रामर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं, और उस ग्रामर में रिप्रेजेंट करने के बाद कोई मशीन है जो उसको एक्सेप्ट कर सकती कि नहीं। हमें पता चला कि रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास DFA होता है, इंटरनेशनल ग्राफ होता है, NFA या NFAMT के जरिए भी हमारा काम चलता है। तो ये ऐसी मशीन्स हैं ग्राफिकल फॉर्म में जो लैंग्वेज एक्सेप्टर्स के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं, और सबकी एक ही पावर है, DFA और NFA की पावर बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा, CFL के अंदर क्या होता है कि आपको मेमोरी चाहिए, और वो मेमोरी असल में होती है स्टैक, और स्टैक के अंदर आपको पता है कि पुश और पॉप के ऑपरेशंस होते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास ऑटोमेटा इस्तेमाल होता है CFL को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो है पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA भी कहते हैं इसको इन शॉर्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, उसको कौन सी मशीन रिकॉग्नाइज करती है, उसका नाम है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स को एक्सेप्ट करवाने के लिए, यानी जो रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेजेस होती हैं, तो बड़ा मशहूर नाम है, आपने सुना होगा, ट्यूरिंग मशीन, जो असल में हमारी आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं हमारे, उनका बेसिक मैथमेटिकल मॉडल असल में ये है। अभी तक जो मैथमेटिकल मॉडल्स पढ़ रहे हैं ये मैच्योर नहीं हुए, हम तो भी यहाँ तक हैं, और आज से हम CFL शुरू कर रहे हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा तो आज हम नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको CFL के बारे में और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के बारे में बताएंगे। तो ग्रामर्स इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर आपको मैं इसकी जो एक्सेप्टर्स हैं, मशीन है पुश डाउन ऑटोमेटा, वो बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ट्यूरिंग मशीन की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारे लास्ट टॉपिक्स में से एक है। 1-2 लेक्चर आखिरी 2-3 इसके ऊपर होंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आजकल के कंप्यूटर्स का पीछे जो मैथमेटिकल मॉडल था वो ट्यूरिंग मशीन कैसे है और क्यों है, और ये किस तरह मैच कर रहा है आपस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ थोड़ी सी समझें कि रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर DFA हो या NFA हो, दोनों की पावर सेम है। पावर सेम का मतलब कि जिस लैंग्वेज का DFA बन सकता है उसी लैंग्वेज का NFA भी बन सकता है, और जिस लैंग्वेज का NFA बन सकता है उसी लैंग्वेज का DFA भी बन सकता है। तो NFA और DFA की पावर सेम है, दोनों एक ही तरह की लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि NFA ज़्यादा पावरफुल है तो ये ज़्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं। लेकिन CFL के अंदर ऐसा नहीं है। CFL के अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म और डिटर्मिनिज्म में फ़र्क है। जो हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक PDA बनेगा, जिसको हमने अभी DPDA लिखा हुआ है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, वो जिन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, NPDA यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा उनसे कहीं ज़्यादा लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, उनको भी कर सकता है और उनसे कहीं ज़्यादा को भी, ठीक है। तो इस वजह से उसकी पावर ज़्यादा है। तो NPDA इज़ नॉट इक्वल टू DPDA, ठीक है। यहाँ नॉन डिटर्मिनिज्म और डिटर्मिनिज्म की पावर सेम नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा में सेम है, क्योंकि NFA इज इक्वल टू DFA, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ बाज़ ऑथर्स ने ये चीज़ ऐड की है कि रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेजेस और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस के दरमियान भी एक छोटा सा सर्कल है, जिसको हम सिर्फ रिकर्सिव लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी एक ट्यूरिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है, स्पेशल किस्म की, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, जिसका नाम है हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। तो वो उसी का एक वेरिएंट है ट्यूरिंग मशीन का, तो इसलिए हम उसको अलग से आपको डिफ़ाइन नहीं कर रहे। और ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा मेजर सा ओवरव्यू है। इसको अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखें, जो हमारे इस कोर्स का खुलासा है भी नहीं, तो इसके एडवांस कोर्सेज़ में पढ़ाया जाता है, तो इसके अंदर मज़ीद भी काफ़ी जो है ना डिटेल है, ठीक है। कि इसके बाहर जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है। बहरहाल मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि चर्च ट्यूरिंग थीसिस ये कहता है, चर्च भी एक मैथमेटिशियन का नाम है, ट्यूरिंग भी,
ठीक है। इसको कंप्यूटेबिलिटी थीसिस भी कहते हैं। देखें हमारे पास जो भी लैंग्वेजेस हैं, आपने देखा कि ट्यूरिंग मशीन सबसे सुपीरियर मशीन है, आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं इनकी बेस है। तो ट्यूरिंग मशीन इन सब को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो प्रॉब्लम भी कंप्यूटेबल है, ट्यूरिंग मशीन उसको के ज़रिए उसको कंप्यूट किया जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लें। एनी कंप्यूटेबल फंक्शन दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय अ मैथमेटिशियन, यानी जो भी फंक्शन कंप्यूटेबल है विद अ पेन एंड अ पेपर, ठीक है, जो भी है, और यूजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल एल्गोरिथम्स, इट कैन आल्सो बी कंप्यूटेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन। हर वो फंक्शन, हर वो कंप्यूटेबल फंक्शन जिसको कोई मैथमेटिशियन एक फाइनाइट सेट ऑफ एल्गोरिथम्स के ज़रिए पेन पेपर लेके कंप्यूट कर सकता है, यानी जो चीज़ भी कंप्यूटेबल है तो ट्यूरिंग मशीन उसको कंप्यूट कर सकती है, यानी ट्यूरिंग मशीन सबसे टॉप पे है। ये थीसिस है, इसके प्रूफ के पीछे दुनिया लगी हुई है, आप भी लग जाएं। ठीक है, कोई थ्योरम नहीं है, कंजक्चर है ये, कि जो चीज़ भी कंप्यूटेबल है उसकी कोई ऐसी ट्यूरिंग मशीन हो सकती है जो उस प्रॉब्लम को कंप्यूट कर ले। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है हाइपर कंप्यूटेशन का, इसको कहते हैं सुपर ट्यूरिंग कंप्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? देखो, चर्च ट्यूरिंग थीसिस में तो ये था कि एनीथिंग दैट इज़ कंप्यूटेबल बाय ट्यूरिंग मशीन। लेकिन वो तो भी चीज़ प्रूव नहीं हुई है, वो तो एक थ्योरी है। ठीक है, वो तो एक थीसिस है, वो तो एक कंजक्चर है। क्या वाकई ऐसा है भी? तो बहुत से माहिरीन का ये ख्याल है कि एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हाइपर कंप्यूटेशन या सुपर ट्यूरिंग कंप्यूटेशन कहते हैं, जहाँ ट्यूरिंग मशीन से भी ऊपर की चीज़ों को कंप्यूट किया रहता है। यानी ट्यूरिंग मशीन सबसे टॉप पे नहीं है, उसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटेबल तो है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन उसको कंप्यूट नहीं कर पा रहे, उसको नहीं कंप्यूट कर सकती। और इसमें कौन कौन से फील्ड्स आ जाएंगी या किस तरह की कंप्यूटेशंस आ जाएंगी? तो कहते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटेशनल पैराडाइम्स हैव बीन सजेस्टेड, लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क्स, एनालॉग कंप्यूटेशन। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सब थ्योरी की बेस पे, ये सब जो हैं ये अभी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको हमने प्रूव किया है। सम एक्सपर्ट से दिस इज जस्ट अ मिथ एंड देयर इज़ नथिंग एनी, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं सुपर ट्यूरिंग मशीन जैसी। ट्यूरिंग मशीन खुद ही सबसे सुपर है। तो सुपर ट्यूरिंग मशीन का मतलब ट्यूरिंग मशीन से भी ऊपर की एक चीज़, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। ट्यूरिंग मशीन ही सबको कंप्यूट कर सकती है। बहरहाल ये दो थ्योरीज थी, तो मैंने कहा आपको सिर्फ इनका एक ऊपर से ओवरव्यू दे दूं, ताकि ये दोनों वर्ड्स कभी आए तो आपको अंदाज़ा हो कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। अच्छा, इसकी हम डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आपको खुद से कुछ पढ़ने का शौक़ हो तो आप इसको ज़रूर पढ़िए, लेकिन आजकल के जो हालात हैं स्टूडेंट के ऊपर बोझ भी है। मेरा ख्याल होगा आप अपने टॉपिक्स पर जो है ना फोकस करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना एडवांस लेवल बैचलर लेवल्स का ये टॉपिक नहीं है इन चीज़ों को छेड़ना। ठीक है ना, एडवांस टॉपिक्स में इसको छेड़ा जा सकता है। अच्छा, अब अगर इतनी सी बात जो मैंने की ये समझ में आई है आपको, तो खुलासा कर लेते हैं। खुलासा ये है कि हमें पता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है FA, चाहे वो NFA हो या DFA हो, तो इट कैन एक्सेप्ट ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस एंड ओनली रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, ये सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आता है, क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेजेस का एक्सेप्टर है। तो बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो रेगुलर नहीं है, नॉन रेगुलर है। ठीक है, अब वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, रिकर्सिव लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, और रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं। ये दो मिसालें आपके सामने दी हुई हैं, इक्वल लैंग्वेज और पैलिंड्रोम। अच्छा, चूँकि ये सारी लैंग्वेजेस नॉन रेगुलर इसलिए हैं कि इनको एक्सेप्ट करने के लिए कोई फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है, तो हमने कहा कि कुछ इसका मतलब कि रेगुलर के अलावा भी बहुत कुछ है। अब उसको एक्सप्लोर करते हैं, उस सारी नॉन रेगुलर की जो कैटेगरी है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि उसके अंदर असल में है क्या। तो हमने जब देखा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी हमारे पास। ये देखें, सारी डिटेल आपके पास मौजूद है। ये लाइट ब्लू एरिया जो दरमियान में है, इसके अलावा सब नॉन रेगुलर है। ठीक है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इन सबको पढ़ना चाह रहे हैं। पहले हम इस ग्रीन एरिया को पढ़ते हैं, यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। ठीक है, चाहे वो डिटर्मिनिस्टिक हो या नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो।
तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर अ लार्जर क्लास ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसके अंदर सारी रेगुलर लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं और बहुत सी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, जिसमें ये 2 लैंग्वेजेस भी मौजूद हैं और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सारी नहीं है। जैसे प्राइम नंबर इसमें नहीं आएगा, AN BN और फिर CN नहीं आएगा इसमें। बहुत सी लैंग्वेज आएंगी, बहुत सी लैंग्वेजेस नहीं आएंगी, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिनको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ज़रिए जनरेट किया जा सकता है उनको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर बात है ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव है फाइनाइट ऑटोमेटा से। क्यों? रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट कर रही हैं और कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करती है, तो इसका मतलब इनका दायरा कार वसी है, ठीक है। तो इफ़ अ लैंग्वेज L इज़ एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, देन दिस L कैन आल्सो बी जनरेटेड बाय सम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि सुपरसेट और सबसेट का रिलेशन है। तो उसमें ऐसा तो होता है कि सबसेट का हर एलिमेंट सुपरसेट में होता है, लेकिन सुपरसेट का हर एलिमेंट सबसेट के अंदर हो ऐसा तो नहीं होता, इल्ला ये कि वो इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इम्प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं और ये 2 एलिमेंट तो कम अज़ कम हमने उसके लिख ही दिए उन लैंग्वेजेस के, ठीक है। अच्छा देखो आज का टॉपिक बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जहन नशीन करनी है। इस वजह से चूँकि ईद के बाद मैंने टॉपिक शुरू भी ऐसा किया कि आप लोग बड़े आराम से इसको सिर्फ मेरी बातें सुन के अंदाज़ा लगा लेंगे क्या होने जा रहा है आइंदा के लेक्चर्स में। आज तो कोई हमने कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल काम नहीं करना। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से सिर्फ थोड़ी सी वाकफियत और उनसियत पैदा करना चाह रहा हूँ, ताकि अगले लेक्चर्स के अंदर जो 5-6 लेक्चर्स हमने पढ़ने हैं उसके अंदर यही पुश ऑटोमेटा और उससे पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर हमने मेहनत करनी है, उसकी बहुत सी फॉर्म्स के ऊपर, पॉलिश नोटेशन के ऊपर और भी बहुत सी फॉर्म्स हैं, उन सब के ऊपर हमने देखना है, काम करना है। तो हमें थोड़ी सी अजनबियत दूर हो जाए टॉपिक से, तो डिटेल में टॉपिक्स तो इंशाल्लाह कल ही पढ़ेंगे। तो आज एक बेस, एक बुनियाद बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आइंदा के लिए आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के 4 हिस्से होते हैं। इट्स अ 4 ट्यूपल, ठीक है। इसके अंदर होता है अल्फ़ाबेट सेट, वही, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ाबेट सेट के एलिमेंट्स को हम वैसे करैक्टर्स कहते हैं, लेटर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ अब हम एक ख़ास नाम इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहेंगे टर्मिनल्स। इसके अलावा कुछ वेरिएबल्स होंगे जिनको नॉन टर्मिनल्स कहेंगे, तो हम वेरिएबल्स के बजाय नॉन टर्मिनल का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अब आपको ग्रामर में उनसे यूज़ टू हो जाना चाहिए। और आपको पता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने के लिए या एक टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल से अगले टर्मिनल तक जाने के लिए, या कोई भी स्ट्रिंग को हमें डिराइव करने के लिए किसी लैंग्वेज के, ठीक है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए हमें कोई सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम प्रोडक्शन रूल्स कह लें, कुछ भी कह लें, जो पहले भी होता था हमारे पास, हमें उसकी ज़रूरत होती है। और ज़ाहिर बात है हमारे पास कई वेरिएबल्स होंगे जिनसे हम स्टार्ट कर सकेंगे। वेरिएबल्स मीन सम स्टेट, ठीक है। तो अब वो जो स्टेट है उनमें से कोई एक स्टेट स्टार्टिंग स्टेट होनी चाहिए जहाँ से हम शुरू कर सकें। तो यहाँ हम उसको स्टार्टिंग सिंबल कहते हैं, ठीक है, कि वो जो प्रोडक्शन रूल्स होंगे उन प्रोडक्शन में से किस प्रोडक्शन से शुरू करना है, आप भाई उससे शुरू करना है जिसका लेफ्ट मोस्ट सिंबल स्टार्ट सिंबल होगा, और स्टार्ट सिंबल असल में नॉन टर्मिनल में से ही कोई एक होता है, ठीक है। खैर अभी तो ये चीज़ें ऊपर ऊपर से गुजर रही होंगी कुछ, अब कुछ चीज़ वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना, आगे चल के इंशाल्लाह ताला, इससे अगली स्लाइड पे, ठीक है। कहते हैं कि आप इस डेफिनेशन के मुताबिक आपको कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई जिसके अंदर एक अल्फ़ाबेट सेट था, यानी कुछ टर्मिनल्स थे, कुछ नॉन टर्मिनल्स थे, सेट ऑफ रूल्स थे और उसमें एक स्टार्ट सिंबल था, बस ये 4 बातें याद रखें। तो इन 4 चीज़ों के बाद हम जो लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है, वो उस अगर हम सारे के सारे वर्ड्स उस लैंग्वेज के काउंट करें जो इन रूल्स की वजह से बन सकते हो, तो उसको हम कहते हैं इस ग्रामर की ये टोटल लैंग्वेज है, ठीक है, ये बात। अब आ जाए पहले एग्जांपल की तरफ। अब एग्जांपल से इंशाल्लाह चीज़ें आपको वाज़ेह होंगी। तो हमने कहा था 4 चीज़ें हैं। पहली अल्फ़ाबेट सेट होना चाहिए, आपने कहा ये अल्फ़ाबेट सेट हमारे पास मौजूद है, A, B, ठीक है जी। तो हमने कहा कोई नॉन टर्मिनल्स का भी एक सेट होना चाहिए, यानी वेरिएबल्स का। तो हमने कहा जी वेरिएबल्स तो फिलहाल मेरे पास एक ही है, S नाम है उसका, और जब एक ही है तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग भी यही होगा। 2 होते तो उनमें से चूज़ करना पड़ता, तो जब यहाँ एक ही है तो हमने कहा जी वही स्टार्टिंग सिंबल भी है। अब प्रोडक्शन रूल्स क्या हैं?
ये प्रोडक्शन रूल्स हैं। देखो प्रोडक्शन रूल्स के अंदर हमारा फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट हमारा ये होता है कि एरो का सिंबल होता है और एरो के सिंबल के लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल होता है और वो वेरिएबल एक्सपेंड होके क्या बन सकता है वो आपने स्ट्रिंग यहाँ लिखना होता है राइट साइड पे। तो राइट साइड के ऊपर हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, यानी देखो सिर्फ टर्मिनल्स भी हो सकते हैं जैसे यहाँ पे एम्प्टी, और याद रखिएगा सिर्फ नॉन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। और ये देखिए यहाँ एक मिसाल है जिसमें टर्मिनल भी है, यानी ए और बी दोनों टर्मिनल्स हैं, और एस हमारे पास नॉन टर्मिनल है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे तो हमेशा नॉन टर्मिनल होगा यानी वेरिएबल होगा, और राइट साइड पे कम्बिनेशन हो सकता है नॉन टर्मिनल्स का और टर्मिनल्स का, दोनों का, ठीक है। तो अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। अब ये जो लैंग्वेज हमने डिफ़ाइन की है, जो हमने ग्रामर बनाई है, ये जो ग्रामर की डेफिनेशन हमने दी है इस फॉर्म में, ये किस लैंग्वेज की है? देखें ये ANBN की है, इक्वल लैंग्वेज की, जिसकी हम कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बना सकते थे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकती कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बन सकता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो इसकी बन सकती है क्योंकि ये कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करती है। अच्छा, अब वाकई ये इसकी लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज की ग्रामर है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं आपको ज़रा समझाने के लिए कि एक स्ट्रिंग हम डिराइव करके देख लेते हैं। देखो स्ट्रिंग है हमारे पास A, तो 3 A's फॉलोड बाय 3 B's, ठीक है। हमारे पास लैंग्वेज ये है कि जितने A's हैं उतने ही B's होने चाहिए, बात खत्म हो गई। अब हम कहते हैं कैसे करेंगे ड्राइव, इन दो रूल्स को करना है जी यूज़। तो स्टार्ट किया आपने, जा रहे आप स्टार्ट से ही शुरू, इन दोनों में से किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप इससे शुरू करते हैं पहले वाले से, तो आप कहते हैं स्टार्ट मीन्स एम्प्टी, तो स्टार्ट मीन्स एम्प्टी, तो आपने कहा जी स्टार्ट का मतलब एम्प्टी, बस। अब स्टार्ट तो एक्सपेंड हो गया, एम्प्टी तो एक्सपेंड नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंड होता है। नॉन टर्मिनल तो बेचारा वहीं, टर्मिनल तो बेचारा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। टर्मिनल का मतलब ये, नॉन टर्मिनल का मतलब है कि इसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हो, इसीलिए एरो के लेफ्ट साइड पे हमेशा नॉन टर्मिनल होता है। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमने नहीं लेनी, तो इस पॉसिबिलिटी को तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे कि एस एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है, ए एस और बी में। तो देखो ए और बी तो आपको मिल गया, ये वाला ए और ये वाला बी तो आपको मिल गया। अब अगर इस वाले एस को दोबारा आप इसी तरह एक्सपेंड करेंगे तो आपको देखें यहाँ पे एस को एक्सपेंड किया तो ए एस बी मिल गया। इस एस को दोबारा ए एस बी में एक्सपेंड किया तो ये आ गया आपके पास। अब दरमियान वाले एस को दोबारा हम एक्सपेंड करते हैं ए एस बी की फॉर्म में, तो आपने देखा 3 ए और 3 बी पूरे हो चुके हैं और हमें 3 ए और 3 बी ही चाहिए थे लैंग्वेज के अंदर, लेकिन दरमियान में एक एस और मौजूद है। तो इसी को टैकल करने के लिए हमने एक और प्रोडक्शन रूल भी बनाया था, एम्प्टी। तो हमने कहा इस एस को हम एम्प्टी से रिप्लेस कर देंगे अगली दफ़ा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेप्स में हमारा काम हो गया। अच्छा, अब इसको 3 A's एम्प्टी और 3 B's, आपको पता है जब एम्प्टी किसी स्ट्रिंग के दरमियान में कॉन्कैटिनेट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, तो इनफैक्ट दिस इज इक्वल टू 3 A's एंड 3 B's। तो दिस गिवन स्ट्रिंग इज़ डिराइवेबल फ्रॉम दिस लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये हमने एक एग्जांपल आपको दी ताकि आपको पता चले कि वाकई ये इसी की ग्रामर है, इसी लैंग्वेज की, और ये किस तरह से एज और बीज इक्वली जो है वो प्रोड्यूस करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें ये चीज़ नहीं हो सकती थी, यहाँ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब एक छोटी सी टास्क है। टास्क ये है कि आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस की। यानी देखें बैलेंस पैरेंथेसिस का मतलब क्या है कि जी ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरी ब्रैकेट है, तीसरी ब्रैकेट है, तो यहाँ स्ट्रिंग ख़त्म नहीं होना चाहिए, पैरेंथेसिस को बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी इनकी होनी चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये ऐसे ही जैसे 3 A's हैं तो फिर बाद में 3 B's ही होनी चाहिए। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप ये देखें ए और बी की जगह आपने लेफ़्ट और राइट जो है ना उसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। आपने एक ये वाला तो रूल वही है जो पीछे था, और ये वाला भी, ठीक है, कि पी को एक्सपेंड किया जा सकता है एम्प्टी में भी, और पी को एक्सपेंड किया जा सकता है
ब्रैकेट पी और ब्रैकेट में भी। अच्छा, इस वाले रूल की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस वाले रूल की, ये 3 रूल्स हैं। अच्छा पहले बताता हूँ, ये 3 रूल्स को अगर तीनों का लेफ्ट वाला साइन एक है तो इसका मतलब ये तीनों पी ही की मुख्तलिफ प्रोडक्शन है, तो इनको और सिंबल के साथ लिख सकते हैं कि पी को ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये भी थर्ड पॉसिबिलिटी है। तो आप उसको 3 अलग लाइन में भी लिख सकते हैं और 3 और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। बहरहाल होते ही ये 3 ही प्रोडक्शन हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी अब जिस तरह से इसको लिखना चाहें। देखो ये वाला स्ट्रिंग है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा डिराइव। कैसे? सबसे पहले पी, और पी को हम एक्सपेंड करेंगे ब्रैकेट पी और फिर ब्रैकेट में, क्योंकि पी एक्सपेंड हो जाता है उस तरह। तो ये 2 ब्रैकेट्स हमें हासिल हो गई एंड वाली, तो दरमियान में 4 ब्रैकेट रह गई। तो पी को दोबारा, ये 2 ब्रैकेट तो वैसे ही रहेंगी, इस पी को दोबारा हम ब्रैकेट पी और क्लोजिंग पैरेंथेसिस में, और अगले स्टेप में देखिए ये 2 और ये 2 तो हासिल हो ही गई थी। इस पी को दोबारा से ब्रैकेट पी और ब्रैकेट में एक्सपेंड करेंगे, और अगले में हम जाके कर देंगे पी को एम्प्टी। तो पी एम्प्टी हो जाएगा तो 3 ब्रैकेट्स ओपन 3 क्लोज आ गई। मसला ये है कि ये जो है पी और पी ये क्यों बनाया? अच्छा, कोशिश क्या करें कि खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मेरे आंसर के साथ मैच किया करें। क्योंकि देखो बच्चों, हमारी मजबूरी यह है कि हम क्लास के अंदर बैठे नहीं हैं और मैं आपसे उस वक़्त काम करवा नहीं सकता, ठीक है। तो अपना फ़ायदा सोचो, ठीक है ना। और मैं बार बार यही कहता हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए कि अपने आप को धोखा ना देना बच्चों कभी भी। अपना फ़ायदा सोचो, खुद से करने की कोशिश करो। गलत हो जाएगा ना ज़्यादा, कोई बात नहीं, बाद में देख लो, लेकिन एक ट्राई कम से कम दो, 2 ट्राइज कम से कम दो इसको। तो 3 दफ़ा कोशिश करो, एटलीस्ट 3 दफ़ा, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ आता तो कोई मसला नहीं, फिर देखो। और फिर भी समझ नहीं आता स्लाइड से 2-3 दफ़ा देखने के बाद भी, तो फिर मुझसे पूछो, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड करूँगा जिस हद तक मुमकिन होगा। अच्छा देखो, बैलेंस की यही सूरत थोड़ी होती है कि भाई 3 लेफ़्ट पे 3 राइट पे। भाई अगर ये हो तो क्या इसमें भी बैलेंस्ड है कि नहीं? इसमें भी देखें बैलेंस्ड है। तो देखें ये एक क्लोज ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ये भी बैलेंस्ड है। तो ये हमारे पास इसके ज़रिए, ये वाला स्ट्रिंग हमारे पास, या इस तरह के स्ट्रिंग हमारे पास इसके ज़रिए आएंगे कि पी को आपने एक्सपेंड किया 2 पीस में। अब पहले लेफ़्ट वाले पी को आपने ब्रैकेट पी और ब्रैकेट में एक्सपेंड किया, ठीक है, और इस वाले पी को भी आपने वैसे ही रहने दिया। फिर आपने इस वाले पी को एम्प्टी के तौर पे एक्सपेंड किया, तो ये हो गया पी एम्प्टी। और ये अब बारी आ गई इस वाले पी की। इस पी को भी आप इस वाले प्रोडक्शन के ज़रिए ब्रैकेट पी और फिर ब्रैकेट, और अगले स्टेप में जाके इसको भी एम्प्टी कर दिया। और एम्प्टी जब दरम्यान में आता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो एट द एंड अल्टीमेटली आपके पास यही स्ट्रिंग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बैलेंस सिर्फ इसी सूरत में नहीं होता कि वो नेस्टेड हों, वो अननेस्टेड फॉर्म में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इस पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करने के लिए हमने ये 2 पीस, और ये 2 पीस काफ़ी हैं। इसकी वजह से अगर ये 3 भी होते तो पहले हम 2 को जनरेट करते, फिर 2 को जिस तरह यहाँ पे किया, और इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड करने के बजाय इसको मज़ीद 2 पीस में एक्सपेंड कर लेते, तो वो कोई इशू नहीं था। वो 3, 4, 5 आप इनफाइनाइट यहाँ पे जो है उसको आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको नेस्टेड और नॉन नेस्टेड दोनों केसेस को देखना है। तो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ कि आप हर तरह के इनपुट्स को डील कर सकें, ताकि आपकी लैंग्वेज, मैंने आपको पहले बताया था, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों होती है। तो आपकी लैंग्वेज सारे के सारे वर्ड्स को इंक्लूड करे अपनी डेफिनेशन में, और इसके अलावा जो वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं, उनको एक्सक्लूड भी करें, ठीक है। तो यहाँ इंक्लूसिव मुकम्मल नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, ये तो खैर मैंने आपको करके दिखाई दिया कि 3 ब्रैकेट्स जो हैं वो 3 लेफ़्ट पे 3 राइट पे बैलेंस्ड हैं, तो वो कैसे जनरेट होंगी। वो जनरेट हो गया, यहाँ भी 4 स्टेप्स के बाद ये काम हो रहा है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे ये इस तरह की डायग्राम बनाई है, इसको पार्स ट्री कहते हैं, ठीक है, या डेरिवेशन ट्री भी कहते हैं, और भी नाम है इसके, ठीक है ना। तो इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग नोड जो होती है वो स्टार्टिंग नोड ये रूट लेबल होता है, और हर इंटीरियर लेबल हमारे पास वेरिएबल होता है, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशन एक डेरिवेशन स्टेप होता है। लीफ नोड पे कोई टर्मिनल होता है या एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, एम्प्टी को भी हम टर्मिनल ही काउंट कर रहे हैं।
और सारी लीफ नेबल्स को मिला के हमारे पास वो स्ट्रिंग बन जाता है। जैसा कि अब ये स्ट्रिंग था ना ए और बी, इसको हमने किस तरह किया था डिराइव, ऐसे किया था कि जी पहले एस है तो एस को एक्सपेंड करेंगे ए एस बी में, तो ये ए एस बी में एक्सपेंड किया था, ये ए ये एस ये बी, तो एक ए और ए बी तो हमें मिल गया था। ठीक है, ये उसी चीज़ को दोबारा मैं कर रहा हूँ। अगली दफ़ा मज़ीद हमें चूँकि ए और बीस चाहिए तो यही वाला रूल हमारे पास काम करेगा, रूल नंबर 2। तो हमने कहा कि इस एस को भी हम मज़ीद ए एस बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 चीज़ें मिल गई। अब इस वाले एस को भी हम ए एस बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो 3 ए और 3 बी पूरे हो गए, तो दरमियान में एस बच गया, वो पहली प्रोडक्शन के ज़रिए एम्प्टी हो जाएगा। तो हमारे पास देखें ए और बी ये स्ट्रिंग हमारे पास आ गया। तो अब ये होता है हमारे पास डेरिवेशन ट्री। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें कोई ग्रामर दी जाए, कोई स्ट्रिंग दिया जाए और कहा जाए इसका डेरिवेशन ट्री बनाओ, तो आप इस तरह से, मुझे उम्मीद है आप आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब ये जो पिछली स्लाइड के अंदर ये 4-5 चीज़ें लिखी थी, ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। कहते देखो, रूट लेवल होता है हमारे पास स्टार्टिंग वेरिएबल, स्टार्टिंग नोड जिस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और हर इंटीरियर वेरिएबल जो होता है, हर इंटीरियर लेवल जो होता है, जो अंदर है, जो लीफ नोड्स नहीं है, तो जो नॉन लीफ है, तो वो वेरिएबल ही होगा कोई ना कोई, क्योंकि हर उसको एक्सपेंड होना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई टर्मिनल आएगा तो वो तो लीफ बन जाएगा, वैसे ही उसको तो इजीली एक्सपेंड नहीं कर सकते। जिस चीज़ एक्सपेंड होना है तो अल्टीमेटली ज़ाहिरी बात है, ऑफ कोर्स वो कोई वेरिएबल ही है। अच्छा, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है, ये डेरिवेशन स्टेप है। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखें 1 2 3 4 स्टेप पे आपका स्ट्रिंग मुकम्मल हो गया। 5वें पे तो आप सिर्फ एम्प्टी कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, तो ये बात कर रहे हैं कि जी एक स्टेप पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये। तो ईच पेरेंट चाइल्ड रिलेशन इज अ डेरिवेशन स्टेप। ठीक है, और ईच लीफ नोड इज अ टर्मिनल और एम्प्टी। देखें, ये लीफ नोड मैंने ब्लू बताया, लीफ नोड वो है जो मज़ीद एक्सपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो या एम्प्टी होता है, या कोई अल्फ़ाबेट सेट में से कोई सिंबल होता है, कोई टर्मिनल होता है। और सारे लीफ नोड को अगर हम मिला दें एक सीक्वेंस के अंदर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखें, ए और एम्प्टी तो काउंट नहीं होता, बी, तो हमारे पास डिराइव्ड स्ट्रिंग बन जाता है, जो हमारे पास 3 एज और 3 बी सर, जिसको हम यील्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़े आसान से कॉन्सेप्ट हैं, इनमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आप कोई सा भी स्ट्रिंग लेके जो इस लैंग्वेज का पार्ट हो, आप उसका ट्री बना के देख लो, आसान सा मसला नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि लैंग्वेजेस कितनी टाइप्स की हैं हमारे पास, और हम अभी किस पॉइंट पे खड़े हैं, हमें कहाँ पे जाना है, हमारा गोल क्या है। हमें ऑफ कोर्स कुछ समझना है लैंग्वेजेस को, और हर लैंग्वेज की एग्जांपल मैंने आपको बताई, हर लैंग्वेज का मैंने आपको एक्सेप्टर बताया, उसकी ग्रामर की टाइप बताई, उसमें डिटर्मिनिज्म और नॉन डिटर्मिनिज्म की पावर में जो फ़र्क है वो बताया जहाँ पे है। ठीक है, और ये सारी डिटेल के बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को हमने शुरू किया। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के में हमने ये देखा कि लैंग्वेज कैसे बनाई जाती है, लैंग्वेज का फॉर्मेट क्या होता है, 4 ट्यूपल है, चार चीज़ें कौन सी होती हैं, वेरिएबल क्या होता है, यानी टर्मिनल क्या होता है, नॉन टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है। ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल क्या होता है, प्रोडक्शन रूल्स का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, एरो का सिंबल होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर हमेशा वेरिएबल्स जहाँ नॉन टर्मिनल्स होते हैं, राइट साइड के ऊपर टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स दोनों हो सकते हैं, उनका कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। फिर हम किसी स्ट्रिंग को डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है, लैंग्वेज को डिज़ाइन कैसे करेंगे, स्ट्रिंग को डिराइव कैसे करेंगे, और उसका अगर हमें ट्री बनाना पड़े तो ट्री कैसे बनाएंगे, और उस ट्री को रीड कैसे करना है, उस ट्री में कौन सी चीज़ क्या क्या होती है, ये बेसिक चीज़ें थी हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझ में आई है तो हमारी असाइनमेंट नंबर 4 शुरू होने वाली। असाइनमेंट नंबर 4 में क्या है कि 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 2 लैंग्वेजेस हैं, उनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपने बनानी है। ठीक है, एक तो ये है कि शुरू में कुछ एनी नंबर ऑफ एज हैं, फिर एनी नंबर ऑफ बीज हैं। अब जितने टोटल में एज और बीज होंगे, ये ज़ाहिर बात है एम और एन अलग अलग नंबर हो सकते हैं, यानी 5 एज हैं और 4 बीज हैं, तो सी कितने होने चाहिए, 5 + 4 9। और दूसरी लैंग्वेज हमारे पास ये ए एन बी एन और सी एन, कि जितने एज हैं उसके बाद उतने ही बीज हों उतने ही सीज हों। ये बज़ाहिर दिखने में काफ़ी आसान है, और ये थोड़ी सी ज़रा कम्प्लेक्स लग रही है क्योंकि इसके अंदर इन दोनों को प्लस करके, तो बहरहाल ये 2 क्वेश्चन आपने करने। इस असाइनमेंट के अंदर सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन नहीं है, अगले लेक्चर में भी इंशाल्लाह ताला 1-2 क्वेश्चन मैं मज़ीद ऐड करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो बड़े इजी क्वेश्चन है,
ये वैसे भी आधे सफ़े में हो जाएगा आराम से, और अगर आप बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज़्यादा की ये गेम है, ठीक है ना। बुक को पढ़िए, ठीक है, इस स्लाइड्स को देखिए, लेक्चर्स को देखिए। आज चूँकि ईद के बाद पहला लेक्चर था, मैंने बहुत लाइट, बड़ा हल्का हाथ रखा है, बहुत लाइट सा, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए हैं, इंट्रोडक्शन दिया है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से अजनबियत सिर्फ आपकी दूर की है, ठीक है ना। कोई इतनी बड़ी साइंस हमने नहीं पढ़ी आज, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से गौर से देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आगे जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ में आएंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है बच्चों। तो ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।